हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लो अस्मिता। प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर चुके थे हम। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक ट्रायो रूल शुरू किया था। ट्रायो रूल जो है वो हमारा सेक्शन 3, 4 एंड 5 था। ये मैंने आपको बताया था कि हम ट्रायो रूल डिस्कस करेंगे और ये जो ट्रायो है वो अपने आप में कंप्लीट कर देता है किस टॉपिक को, कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम ये दो चीजें जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की थी, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 जो है वो हाउ द कम्युनिकेशन इज मेड, इसका आंसर देता है कि कैसे कम्युनिकेशन होगी। और जो सेक्शन 4 है वो क्या था, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। यानी सेक्शन 4 हमें ये बताता था कि कम्युनिकेशन जो है वो किसकी, ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, रिवोकेशंस की, तो वो कब कंप्लीट होगी तो वो हमें कौन बताएगा, सेक्शन 4 हमें जो है वो बताएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि एक एग्जाम्पल हम रखेंगे, सेम एग्जाम्पल ही हम रखेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ए एंड बी, ए ने ऑफर दिया 18 मार्च को और जो ऑफरर है वो हमारा दिल्ली में है। बी जो एक्सेप्टर है 21 मार्च को उसको वो ऑफर जो है वो रिसीव हुआ, उसकी नॉलेज में आया। और जो हमारा एक्सेप्टर है वो कहाँ पर रहता है, मुंबई में रहता है। ठीक है, जैसे ही ऑफर जो है वो बी की नॉलेज में आएगा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। किसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद बी को वो ऑफर अच्छा लगा, बी का मन हुआ कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट कर दिया, कब, 24 मार्च को। जैसे ही बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेगा, कब करेगा, 24 मार्च को करेगा, तो हमारा जो ये ए है ये क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। बाउंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि नाउ द ए कैन नॉट रिवोक द ऑफर, ए जो है वो अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। बाउंड का मतलब ये है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो कहाँ पहुंचेगा, ए के पास पहुंचेगा 27 मार्च को, यानी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय द ऑफरर। तो जैसे ही ये एक्सेप्टेंस लेटर ए रिसीव करेगा तो कौन बाउंड होगा, बी बाउंड होगा। ठीक है, दिस इज द रिकैप्चुलेशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, इतना मैंने आपको यहाँ पर करा दिया था। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे किससे, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। देखिए, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमें कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन का पता करना है। ठीक है, क्यों हमें प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पता होगा तो हम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन का पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए ए और बी ने एक, इनका आपस में क्या था, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, किसी कार को लेकर के। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन दोनों में कहीं ना कहीं किसी एंगल पर जाकर के दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जांपल, इसको छोड़ दीजिए, हमारे पास एक एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए ए जो है वो कहाँ रहता है, दिल्ली में, और बी कहाँ रहता है, मुंबई में। और दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनमें आपस में क्या हो गया, डिस्प्यूट होगा। ए कहता है कि मैं सूट करूंगा कहाँ, दिल्ली, और बी कहता है नहीं, आप वहां दिल्ली में नहीं सूट फाइल करेंगे, आप कहाँ फाइल करेंगे, मुंबई में फाइल करेंगे। ठीक है, अब दोनों ए और बी जो है वो दोनों अब किस बात पे झगड़ रहे हैं कि सूट जो है वो कहाँ फाइल हो। तो सूट फाइल होने का मतलब है कि उनका जो झगड़ा है वो किस पर है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पर है, कि कौन सी कोर्ट में जाए। देखो, ऑब्वियस है, सीधी सी बात है, ए जो है वो दिल्ली में रहता है तो ऑफ कोर्स वो कहाँ जाना चाहेगा, दिल्ली में जाना चाहेगा। ठीक है ना, बी मुंबई में रहता है तो वो चाहेगा कि केस मुंबई में ही फाइल हो जाए। बट एक बात बताइए कि जो ज्यूरिसडिक्शन होती है कोर्ट की, वो पार्टीज के हाथ में नहीं होती। ठीक है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पार्टीज के हाथ में नहीं है, बल्कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन कौन डिसाइड करता है, लॉ डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन का पता करना है, आपको ये पता करना है कि सूट कहाँ फाइल होनी चाहिए, दिल्ली में फाइल होनी चाहिए या मुंबई में फाइल होनी चाहिए, तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा समझ में आया। अभी अभी हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हम अम, ये रब करना पड़ेगा मुझे आपको सारा, सॉरी। देखिए, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब कंक्लूड होगा।
अभी तक हम इतने लेक्चर कर चुके हैं, हमारे 3-4 लेक्चर आ चुके हैं, तो आप एक बात बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले आप सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, ठीक है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड, ठीक है? जब ऑफर क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो आप इस पूरे लेक्चर में आप इस पूरे एग्जाम्पल में आप ये देखिए कि कब जो है वो ऑफर एक्सेप्ट हुआ। देखिए कब ऑफर एक्सेप्ट हुआ, 24 मार्च को ऑफर एक्सेप्ट हुआ। कब? जब बी ने अपना ऑफर लेटर, सॉरी, जब बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया 24 मार्च को, ठीक है ना? बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट किया था, 24 मार्च को। तो जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, मतलब बी अपनी एक्सेप्टेंस दे चुका है, ठीक है? तो जैसे ही इसने अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट की, अब ए जो है वो क्या हो गया, बाउंड हो गया। तो ए बाउंड हो गया तो इसका मतलब ए अब रिवोक नहीं कर सकता। तो इस स्टेज पर के आकर के हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो वहीं पर हमारा क्या अराइज हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस जो है वो क्या अराइज करेगी, कॉज ऑफ एक्शन। और कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सेक्शन 20 सीपीसी, सेक्शन 20 सीपीसी जो है वो किसके बारे में करता, क्या कहता है कि जो ज्यूरिसडिक्शन का प्लेस होगा वो प्लेस होगा जहां पर कोज ऑफ एक्शन या तो फुल्ली या मतलब पार्शियली जो है वो क्या हो, अराइज हो, ठीक है? अब आपको ये चीजें एकदम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगने लग गई होंगी कि मैम एकदम क्या बोल गए कि कोज ऑफ एक्शन सेक्शन 20 सीपीसी, ठीक है ना? देखिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपका समझ में आ गया कि हमें कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन का तो देखो पता करना ही पड़ेगा कि हमें केस को फाइल करना कहाँ है, ठीक? दूसरा, ज्यूरिसडिक्शन का पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पर कंक्लूड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड हो रहा है, जहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है। अब एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट हो रही है, इस स्टेज पर कंप्लीट हो रही है, यानी एक्सेप्टेंस होते ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा, ठीक है? अब आप ये कहेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। देखिए कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है, नाम से ही पता लगता है, मैक्सिमम चीजें तो देखो नाम में ही छुपी होती हैं। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि एक्शन का कारण। अब एक्शन क्या, एक्शन का मतलब है कि कोई पार्टी कोर्ट में क्यों जा रही है। एक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब पार्टी कोर्ट में जाती है अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर के, इसका मतलब है कि अब वो कौन से मोड में है, एक्शन मोड में है। अब उस एक्शन का यानी पार्टी का कोर्ट में जाने का क्या कारण है, क्यों गई पार्टी कोर्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि ए और बी के बीच में हमने किया, मान लीजिए कार और उसका ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बंदे ने, ए ने कार दे दी बी को। अब बी की क्या ड्यूटी थी, बी की ड्यूटी थी कि उसको क्या करना चाहिए थे, पैसे वापस करने चाहिए थे। पर बंदे ने क्या किया, कार तो ले ली और उसने पैसे वापस नहीं किए। तो जैसे ही उसने पैसे वापस नहीं किए तो आप एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो गया? अगर बी जो है वो पैसे नहीं देगा तो क्या ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, ए करेगा कि ए अब जाएगा किसमें, कोर्ट में। ए क्या लेगा, बी के अगेंस्ट एक्शन। और एक्शन का कारण क्या है, एक्शन का कारण ये है कि इसने कार दे दी पर बी ने जो है वो पैसे वापस नहीं किए। तो यहाँ पर ए को क्या मिल गया, कॉज ऑफ एक्शन। अब जब ए को कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा तो इसका मतलब ए कहाँ जाएगा, कोर्ट में। अब ऐसा तो है नहीं कि भी ए पूरे इंडिया में घूमता रहेगा और किसी भी कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर देगा, नहीं। अब ए जो है वो क्या करेगा, केस फाइल करेगा। कौन सी कोर्ट में केस फाइल करेगा, वही हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है? क्लियर है इतना? अब आप एक बात बताइए कि एक्सेप्टेंस ने क्या दे दिया, कॉज ऑफ एक्शन। और कॉज ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पर हमें ये बात कहाँ से पता चलती है, सेक्शन 20 सीपीसी से पता चलती है। सेक्शन 20 क्या कहता है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, चाहे वो पार्शियली अराइज हो रहा हो या होली अराइज हो रहा हो, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वही जो प्लेस होगा वही आपका क्या बनेगा, ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, ठीक है? अब आप अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, इस पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करें और अप्लाई करके बताइए कि मुझे क्या बनना चाहिए, दिल्ली या फिर मुंबई, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, आराम से आप इसको देखो और बताओ कि दिल्ली या मुंबई। देखो कहाँ पर कंक्लूड हो गया,
कहाँ कंक्लूड होता है कॉन्ट्रैक्ट? जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर कहाँ कंप्लीट हो रही है? मुंबई में। तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी वो कहाँ बनेगी? मुंबई में बनेगी। यानी अब ए और बी को, अगर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर पार्टी जो है वो केस को कहाँ फाइल करेगी? मुंबई में फाइल करेगी, वो दिल्ली में फाइल नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है इतना? इस सेक्शन 20 सीपीसी आप कोट कर सकते हैं। सेक्शन 20 सीपीसी हमें ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है। सेक्शन 20 ये बताता है कि जहां कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा, चाहे वो कंप्लीट अराइज हो या फिर वो पार्शियल अराइज हो, वही आपका जो प्लेस होगा वही आपका क्या बनेगा? प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि इस पूरे सिनेरियो में जहां पर एक्सेप्टर होगा, ठीक है, जहां एक्सेप्टर कहाँ पर है? मुंबई में। तो यहाँ प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा? मुंबई में। ठीक है, क्लियर है? एक छोटी सी बात मैं आपको यही समझा देती हूँ कि थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में। क्या डिफरेंस है? देखो, इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि जैसे ही एक्सेप्टेंस, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, फिर कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि ये वाला हम बाद में एक बार मैं ये कंसेप्चुअल दोबारा फिर इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, देखो 24 मार्च को जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हुआ, ये तो बाउंड हुआ ही हुआ, ये तो बाउंड हो गया। इसके साथ साथ कौन बाउंड हो जाता है? बी भी बाउंड हो जाता है। यानी इंग्लिश लॉ क्या कहता है? इंग्लिश लॉ ये कहता है कि व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, बोथ द पार्टीज बिकम बाउंड। दोनों ही पार्टी क्या होगी? बाउंड। मतलब अब ना तो अपना ए ऑफर रिवोक कर सकता और ना ही एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता। क्लियर है? ये कौन कह रहा है? इंग्लिश लॉ। बट इंडियन लॉ क्या कहते हैं? इंडियन लॉ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 4 पैरा 2 कितनी स्टेजेस में होता है? 2 स्टेजेस में होता है। 24 मार्च को कौन बाउंड हो रहा है? ए बाउंड हो रहा है। इसका मतलब ए रिवोक नहीं कर सकता, बट बी अभी भी फ्री है, क्योंकि बी बाउंड नहीं हुआ। बी कब बाउंड हुआ? 27 मार्च को। यानी 24 से लेकर के 27 मार्च तक बी के पास ऑप्शन है, अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहे तो वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? 24 मार्च को इंग्लिश लॉ में 24 मार्च को ए और बी दोनों बाउंड होंगे, पर इंडियन लॉ में 24 मार्च को ए बाउंड होगा और 27 मार्च को कौन बाउंड होगा? बी बाउंड होगा। इसका मतलब बी के पास अभी है, अभी एक मतलब उसको एक दे रखा है एक्स्ट्रा एज कि अभी भी वो क्या है? फ्री है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल है आपके। हालांकि कोई ऐसा पूछता नहीं है, एलएलबी या उसमें नहीं पूछते, बट जुडिशरी के जब इंटरव्यूज होते हैं या कोई कंसेप्ट आपसे कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार दिमाग में ये भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई ये क्या? ठीक है ना, एक्सेप्टर तो जो है वो अपना फ्री है, ठीक है, अभी ए को बाउंड कर दिया, बी अभी भी क्या है? फ्री है। ठीक है, तो इस पे कोई लॉजिक नहीं है सच इसके अंदर, बस इतना है कि बिजनेस कन्वीनियंस, कमर्शियल कन्वीनियंस के लिए जो है वो क्या बनाया हुआ है? ये एक रूल बनाया हुआ है। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टर ही मजे में है और ए को बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। तो कहीं ए बताऊंगी मैं आपको कि नहीं, कहीं ए भी ठीक है, ठीक, ए को भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इतना क्लियर है आपको? तो यहाँ ये प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्वेश्चन की फॉर्म में ही मैं आपको दे रही हूं। इज सेक्शन 5 इनकम्प्लीट विदाउट सेक्शन 4? क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन 5 इनकम्प्लीट है बिना सेक्शन 4 के? ठीक है, तो देखिए सेक्शन 4 हम कर चुके हैं, सेक्शन 4 तो मैंने अभी आपको करवाया। ठीक है ना, थोड़ा सा अब तो आपकी स्पीड भी बन जानी चाहिए, है ना, इस वाले एग्जाम्पल पे। चलिए जी, ये हमारा सेक्शन 4 है। सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 किसकी बात करता है? सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड
वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन की बात करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रपोजल की, तो देखो मैं बेयर एक्ट लैंग्वेज ही लिखूंगी और आपने उसको समझना है अच्छे से। बेयर एक्ट क्या बोलता है? अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड at any stage, or sorry, at any time before the acceptance is complete as against the proposer and not afterwards. अब इसको देख करके घबराना नहीं है, ठीक है, कि भी ये क्या लैंग्वेज लिख दी। अब थोड़ा थोड़ा आप अपने आप बेयर एक्ट को समझना शुरू कर दो, ठीक है। वो करते हैं कि ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। कौन सा टाइम? बिफोर। अच्छा भाई, ये मैं बिफोर ऐसे लिख रही हूँ, बट आप प्लीज ऐसा मत लिखना, आप बिफोर ही लिखना, ठीक है। ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसी की आदत पड़ जाती है और पेपर में गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने ये लिख दिया तो मेरी भी गलती है, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे हम लिखेंगे बिफोर, ठीक है। एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं। अब आप एक बात बताइए, सेक्शन 5 में ये लाइनें लिखी गई, अब ये जो लाइन है यहां से लेकर के और यहां तक, इसका आंसर कहाँ है? खुद सोचो, इसका आंसर कहाँ है कि प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है कब? किसी भी टाइम, किसी भी टाइम में। कौन सा? बट बिफोर, किससे पहले? कि जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। तो बताइए ये वाली लाइन कहाँ लिखी हुई है? एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब वो व्हेन कह रहा है, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट द प्रपोजर। अभी मैंने आपको सेक्शन 4 कराया, ये हमारा सेक्शन 4 है। अभी मैंने आपको सेक्शन 4 कराया कि 24 मार्च को ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अभी बताया ना मैंने आपको भी, 24 मार्च को ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या होगी? कंप्लीट। यानी 24 मार्च से पहले पहले ए अगर चाहे तो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, पर 24 मार्च के बाद ए अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। तो ये वाली जो बात है, 1 मिनट के लिए अज्यूम करिए, अगर सेक्शन 4 होता ही नहीं, अगर सेक्शन 4 होता ही नहीं तो इसका आंसर आप कहाँ से लेते? अब सेक्शन, ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 4 में लिखी हुई है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सेक्शन 5 जो है वो इनकम्प्लीट है, किसके? सेक्शन 4 के बिना। तो सेक्शन 4 होगा तो आप सेक्शन 5 का आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं दे सकते। सेम थिंग, अब प्रपोजल है, ऐसे ही हम एक्सेप्टेंस बता सकते हैं। अब आप खुद अपना बताइए क्या होगा? एक प्रपोजल की जगह क्या वर्ड है? एक्सेप्टेंस। अ एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। बस, नेक्स्ट पैरा में आपने कुछ नहीं करना, जहां प्रपोजल है वहां आप एक्सेप्टेंस लिखेंगे और जहां पर प्रपोजल है वहां आप क्या लिखेंगे? एक्सेप्टर लिखेंगे। तो बताइए कौन सा टाइम है जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है? किसके अगेंस्ट? एक्सेप्टर के अगेंस्ट। इसका आंसर अभी मैंने आपको कहाँ बताया? यहाँ पर, कि 27 मार्च को, जैसे ही 27 मार्च को एक्सेप्टेंस ए को मिलेगी तो कौन बाउंड होगा? बी बाउंड होगा। इसको क्रॉस रूल भी बता सकते हो आप, इसको क्रॉस रूल भी कर सकते हो। इस डेट पे ये बाउंड होगा, ऐसे, इस डेट पे ये बाउंड होगा, ठीक है, एक क्रॉस बनेगा ये। क्लियर है इतना? तो यहाँ आंसर मिल गया आपको कि सेक्शन 5 इनकम्प्लीट है विदाउट सेक्शन 4। क्लियर? तो अभी मैंने आपको देखो सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो है वो मैंने आपको करा दिया। बेयर एक्ट लैंग्वेज भी मैंने आपको करा दी, ठीक है। अब एक कंसेप्चुअल है, ठीक है, ये एक लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो, एक क्वेश्चन है आपसे, ए ने लेटर जो है वो ऑफर लेटर भेजा बी को,
थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, ठीक है? इस केस को थोड़ा ध्यान से समझना आप। ए ने एक ऑफर लेटर बी को भेजा, बी को वो ऑफर लेटर पसंद आ गया, बी का मन बन गया कि हाँ जी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और बी ने ना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट भी कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट भी कर दिया, ठीक है? पर हुआ क्या कि ये लेटर जो है ना, ये गुम हो गया। समझ रहे हो? थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए। ए ने ऑफर लेटर दिया, बी ने उसके ऑफर लेटर को एक्सेप्ट किया, बी ने लेटर पोस्ट भी कर दिया। बी ने जब लेटर पोस्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं वो पोस्टर में, मतलब पोस्ट में ही वो लेटर खो गया, और ए को वो लेटर कभी मिला ही नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ए को एक्सेप्टेंस लेटर कभी मिला ही नहीं, ए को एक्सेप्टेंस की नॉलेज है ही नहीं। तो अब आप मुझे बताइए, इज ए स्टिल बाउंड? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। ए की नॉलेज में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया, ए को नहीं पता कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्या फिर भी हम ए को बाउंड कर सकते हैं? यस और नो? देखिए, इतने मैं इसका आंसर देती हूँ, और अगर आपके पास आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका यस और नो ही लिख दीजिए, इतना ही लिख दीजिए कि हाँ यस और नो, ठीक है? और अगर आपका आंसर ठीक आता है तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, फिर भी बाउंड है, भले ही एक्सेप्टेंस उसकी नॉलेज में नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर आया ही नहीं, उसको मिला ही नहीं, उसके बावजूद भी ए जो है वो क्या है? बाउंड है, ठीक है? तो दिस प्रिंसिपल वाज लेड डाउन, ये जो प्रिंसिपल है इसको ले डाउन किया गया था किस में? हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट 1879। इसमें हुआ क्या था कि मिस्टर ग्रांट, ये जो बंदा था, इसने अप्लाइड फॉर द शेयर, उसने इस कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया। तो जब अब इसने अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि वो ग्रांट की तरफ से क्या था? ऑफर। कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर का लेटर भेज दिया, इसका मतलब कि इस लेटर का मतलब है कि कंपनी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। समझे? बट दिस लेटर, ये जो एक्सेप्टेंस लेटर था ना, इट नेवर रीच्ड मिस्टर ग्रांट, ये कभी ग्रांट के पास आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। लेटर ऑन कंपनी वेंट इनटू द लिक्विडेशन, कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई। अब लिक्विडेशन में गई तो कंपनी ने क्या किया? डिमांड, कंपनी डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम द ग्रांट, ठीक है? उसने कहा कि पेमेंट लाओ। ग्रांट रिफ्यूज्ड बाय सेइंग नो, आई एम नॉट बाउंड बिकॉज आई हैव नो नॉलेज अबाउट द एक्सेप्टेंस। केस समझ में आया? ग्रांट ने कंपनी को ऑफर दिया, कंपनी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस लेटर कभी भी ग्रांट के पास पहुंचा ही नहीं, ठीक? उसके बाद कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई, ठीक है? लिक्विडेशन में चली गई तो कंपनी ने डिमांड की पेमेंट मिस्टर ग्रांट से एज अ शेयर होल्डर। ग्रांट ने मना कर दिया ये कहते हुए कि नहीं, मुझे आप बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि लेटर जो है एक्सेप्टेंस मेरी नॉलेज में था ही नहीं। तो इस केस में कोर्ट ने कहा नो, नो मिस्टर ग्रांट, यू आर बाउंड, यू हैव टू पे द मनी, आपको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है? तो क्यों देना पड़ेगा पैसा? कोर्ट ने कौन सा लॉ पॉइंट लगाया? अभी जो हमने डिस्कस किया, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट होता है, इंग्लिश लॉ में दोनों पार्टीज क्या हो जाती है? बाउंड हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस उन्होंने पोस्ट कर दी थी, अब इससे कोई लेना देना नहीं कि उसको वो मिली या नहीं मिली, ग्रांट क्या हो चुका है? बाउंड हो चुका है। अगर ग्रांट बाउंड हो गया तो ग्रांट को अपनी बिना गलती के भी ग्रांट को क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। अब ये जो जजमेंट थी ना, वैसे हालांकि ये जजमेंट जो है ये बहुत क्रिटिसाइज हुई, 2:1 के रेशियो से इसकी जजमेंट आई थी, और ये जो 1 था ना, ये वाले, ये जो बंदे थे जिन्होंने डाइसेंटिंग जजमेंट दी थी, जिन जज ने, ये जो थी हमारी, ये मिस्टर ब्रैमवेल थी।
ब्रैमवेल जस्टिस थे, उन्होंने एक कोट लिखा, ठीक है ना? कई बार आप पूछ लेते हैं ये वाला कोट, ये मैं अलग से लिख देती हूँ। इट इज़ अनफेयर, ये लिख भी लीजिए आप इसको, इस कोट को लिख लो। इट इज़ अनफेयर टू बाइंड अ पर्सन, ये बहुत गलत है एक पर्सन को बाइंड करना विदाउट नॉलेज। समझ में आया? क्लियर है? कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी कि मिस्टर बाउंड जो है वो, सॉरी मिस्टर ग्रांट को उन्होंने क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। 2:1 की रेशियो से इस मेजोरिटी से जो है ये जजमेंट आई। एक जजमेंट जो है वो डाइसेंटिंग जजमेंट थी, ब्रैमवेल ने दी थी, ये कहते हुए कि इट इज अनफेयर, ये बहुत गलत है टू बाइंड अ पर्सन, एक पर्सन को बाइंड करना विदाउट नॉलेज, बिना नॉलेज के, क्योंकि ग्रांट को तो जो है वो कोई नॉलेज थी ही नहीं। तो ये हालांकि ये केस जो है वो हाईली क्रिटिसाइज्ड था, बट इंग्लिश लॉ में केस ही, मतलब इंग्लिश लॉ में रूल ही ऐसा बना हुआ है कि जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट होगा, बोथ द पार्टीज आर बाउंड। ठीक है, क्लियर है इतना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैं कोट लिख रही हूँ, ये इतना क्लियर है? इसी को ना बस ये लास्ट ही करेंगे आज ना, ये हो गया। देखिए, हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट में जो जजमेंट आई, उसके बेसिस पर एंसन ने कोट दिया। क्या कोट दिया एंसन ने? एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर is just like a lightened matchstick to a train of gunpowder। ये वाली जो ये वाली है ना स्टेटमेंट, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, कमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एलएलबी और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जजमेंट है। कई बार तो प्री में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, तो योर आंसर इज एंसन। ठीक है, और मेंस के उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस, देखो क्या कह रहा है ये, ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बुरादे के ढेर के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर जाना। ठीक, बताओ क्या है यहाँ पर, इसको इसने इसके साथ एनालॉजी कैसे क्रिएट की कि अगर बुरादे का ढेर है, मतलब पूरा जो है वो गन पाउडर है, अगर उसके पास आप एक लाइटेंड मैच स्टिक लेकर चले जाएंगे, मतलब आप एक तिल्ली लगा देंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। अब जब ब्लास्ट हो गया तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज वापस नहीं हो सकती। तो यही एनालॉजी उसने क्रिएट की कि अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई, अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई तो इसका मतलब बस कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड तो दोनों ही पार्टीज क्या हो जाएंगी, बाउंड हो जाएंगी बिना गलती के। जैसे ग्रांट को नॉलेज नहीं थी, उसके बावजूद भी क्या हो गया था, बाउंड हो गया था। जितना भी पोस्टल जो है फेलियर था, अब उसकी क्या गलती थी, है ना, पोस्टल फेलियर है, अभी लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं था, पूरे पोस्टल फेलियर का जो रिस्क है वो किस पर डाल दिया गया, ए पर डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसीलिए फिर एंसन ने ना, ये जो हाउस होल्ड फायर में जो जजमेंट आई थी, उसी के बेसिस पर एंसन ने जो है वो ये जब कोट किया था, ये वाली कोट की थी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, भाई एक्सेप्टेंस का कितना बड़ा रोल है, ये आप मेंशन करेंगे। ठीक है, कब एक्सेप्टेंस हो जाती है, फिर आप ये वाला हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस वाला ये वाला केस आप कोट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको एक मेंस के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए, इसका तो एक नोट्स बना ही लीजिए, केस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इसमें ना ये वाला जो है, कई बार क्या होता है कि ये वाला कोट ना आकर के ना वो ये भी आ सकता है, व्हाट हैज बीन डन, सॉरी बीन नहीं है, व्हाट हैज डन नॉट अनडन, और यू कैन से वंस द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, जब एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो एग्जाम्स में दोनों ही स्टेटमेंट आ सकती है, ये वाली स्टेटमेंट भी आ सकती है, ये वाली भी स्टेटमेंट आ सकती है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर गिवन बाय एंसन, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, आप वो वाला केस, हाउस होल्ड वाला केस आप इसमें मेंशन करेंगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मेंशन कर देना कि एक्सेप्टेंस का जो है वो कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको, ये इंग्लिश लॉ का था हमारा, ये वाला हो गया, यहाँ पर एंसन की स्टेटमेंट हो गई। मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज की डेट में। हाँ, बस ये अब एक लास्ट वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम यहीं से शुरू करेंगे फिर। ठीक है, देखिए
ये जो सेक्शन 4 है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये बच्चा इसको हम बोलते हैं पोस्टल रूल। इसको कौन-सा रूल बोलते हैं? पोस्टल रूल। अच्छा क्यों बोलते हैं इसको पोस्टल रूल? क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था ना, वो 1872 में आया था और 1872 में हमारे पास जितने भी कम्युनिकेशन के मीन्स थे, ज़्यादातर क्या होता था? लेटर, है ना? टेलीग्राम, यही हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पर क्या था? एक टाइम गैप होता था। टाइम गैप देखो जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल में मैं टाइम गैप दे रही हूँ कि इसने 18 मार्च को लेटर लिखा, 21 को इसको मिला, फिर इसने लेटर को पोस्ट किया 24 को, फिर इसको कहाँ मिला? 27 मार्च को मिला। तो यहाँ पर जो ऑफ़र है और जो एक्सेप्टेंस है, इसमें क्या है? एक टाइम गैप है, एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ है इसके अंदर, ठीक है? जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हाथों-हाथ नहीं होते, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस में एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, ठीक है ना? एक इंटरमीडिएटरी स्टेज आती है, तो उसी रूल को हम कौन-सा रूल बोलते हैं? पोस्टल रूल बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो सेक्शन 4 है, ये डील करता है किससे? पोस्टल रूल से डील करता है। इसके अलावा एक और हमारा जो है वो बनेगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से शुरू करूँगी। एक हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रूल, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पोस्टल रूल और इंस्टेंटेनियस रूल जो है ये हम करेंगे और इसको करते साथ ही हमारा ये जो ट्रायो है ये टोटली क्या होएगा? कंप्लीट होगा। तो यानी कम्युनिकेशन का हमारा पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है? तो होप सो कि जब आप आएँ, नेक्स्ट लेक्चर में आएँ तो आप बहुत अच्छे से करके आएँ इसको। ये काफ़ी ट्रिकी है, जब तक आप इसे बेयर एक्ट को अच्छे से रीड करें, केसेस की प्रैक्टिस करें, लिख-लिख के प्रैक्टिस करें, बिना लिखे आप काम नहीं कर सकते। देखिए, कंसेप्ट क्लियर करना एक अलग बात है और उसको पेपर पे रिप्रेज़ेंट करना अलग बात है, ठीक है? यहाँ हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बट मैं ये कहूँगी आपको कि जो कुछ भी आप यहाँ पढ़ते हैं, अपने घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।